असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आखिरकार उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। 16 जिलों में उम्मीदवार जारी कर दिए गए हैं। 16 जिलों की 32 सीटों पर एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। किशनगंज से सीटों का ऐलान किया है। कटिहार की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। किशनगंज और दरभंगा की 4-4 सीटों पर एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अररिया और गया की 2-2 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए गए। बिहार के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राजद के साथ गठबंधन का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है। और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूँ कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी। तो प्रशांत और रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, यहाँ पर एआईएमआईएम जो है पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि सीमांचल पर किस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया था आरजेडी को, और अब जब ये साथ नहीं आए हैं आरजेडी के, तो उन्होंने अब 16 जिलों में 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 32 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान अगर कर दिया गया है तो क्या फिर से एक बार माना जा रहा है कि आरजेडी के वोटों में सेंध लगेगी? बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो उसकी एक वजह एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी थे। सीमांचल की 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और तेजस्वी यादव को एक बड़ा डेंट किया। तो इस बार भी ओवैसी ने लगभग 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसे में सीमांचल रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार उन्होंने उतारा है। कोशिश वही है कि फिर से आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। तो ऐसे में कुछ परसेंट जो नुकसान है वो आरजेडी को होना है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इनके जो उम्मीदवार थे 2020 के चुनाव के, जो जीतकर विधायक बने थे, वो लोग फिर से वापस से आरजेडी में आ चुके हैं। और ओवैसी को लेकर ऐसे भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो लोगों के बीच में इस तरह के जो मैसेज है, जनता के बीच में ये मैसेज दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ रखने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ। लेकिन बात करें नुकसान की, तो कुछ परसेंट का नुकसान तेजस्वी यादव को और आरजेडी को सीमांचल के बेल्ट में और मध्य बिहार में भी ओवैसी ने इस बार कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जैसे कि गया के आसपास के जो इलाके हैं। तो ऐसे में उन सब जगहों पर तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट बैंक में कुछ हजार वोटों के जो नुकसान है वो झेलने पड़ सकते हैं। तो जो पुराना मुस्लिम यादव वोट बैंक है वो यहाँ पर एआईएमआईएम के साथ छिटकता हुआ क्या नजर आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इधर एक और बड़ी खबर प्रशांत किशोर को लेकर सामने आ रही है। उनके राघोपुर से लड़ने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। उनकी तरफ से कहा गया है, प्रशांत किशोर का ये कहना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं, इस पर फैसला लेना अभी बाकी है। लेकिन साथ में पीके ये भी कह रहे हैं कि राघोपुर की जनता बदलाव चाहती है। हालांकि राघोपुर में प्रशांत किशोर को लड्डुओं से भी तौला गया है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार पिछले 3 सालों से जमीन पर बने हुए थे और माना यह जा रहा था कि पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उनके लड़ने पर ही सस्पेंस बना हुआ है। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है प्रशांत। नहीं, देखिए, इसका जवाब शायद रमन ठीक से दे पाए। पटना में काफी हलचल है उनकी पार्टी में, प्रशांत किशोर की पार्टी में। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार की दौड़ में नहीं है, बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने देखा वो सीधे सीधे कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कभी। तो अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर वो एमएलए क्यों बनना चाहेंगे। इसलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सस्पेंस भी है। पहले उनके लिए करगहर सीट की बात की जा रही थी, वहां से उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार तय कर लिया है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो तकनीक है, एक तरह से हम कहें, जो राजनीति करने की, चूंकि वो स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं, वो विपक्ष के जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है इसमें कि सस्पेंस बरकरार रहे और ये रहे कि प्रशांत किशोर ही फाइट में है, वही अब सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अपोजिशन में है। तो ये एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, सस्पेंस तो अभी बरकरार है। रमन के पास चलते। रमन, तो यहाँ पर ये क्या कोई रणनीति का हिस्सा है? आप राघोपुर भी होकर आए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? राघोपुर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे?
बिल्कुल अदिति, ये एकदम रणनीति का हिस्सा है। प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी है कि तेजस्वी यादव के बेल्ट में जाकर उन्हें चैलेंज किया जाए, जिससे कि उन्हें मीडिया अटेंशन भी मिलेगा, खबरें भी चलेगी। लेकिन प्रशांत किशोर इतनी बड़ी गलती मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा यादव बेल्ट है राघोपुर इलाका। तेजस्वी यादव वहां से 2 बार से विधायक रहे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, हार जाएंगे, तो उनकी राजनीति शुरू होने से पहले ही बिहार में खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिस्क प्रशांत किशोर नहीं लेंगे। मैसेज देने के लिए प्रशांत किशोर कल राघोपुर गए थे। लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला राघोपुर में था। लेकिन आज भी जो राघोपुर के कोर वोटर हैं, वो कैमरा बंद होने के बाद आरजेडी की ही बात करते हैं। कैमरे पे बोलेंगे कि वो प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे, लेकिन जब आप उनसे कैमरा बंद करके बात करेंगे तो वो आरजेडी वोटर है, आरजेडी कैडर है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर एक सिर्फ मैसेज देने के लिए राघोपुर से गए थे, और हमें नहीं लगता है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे भी।